अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है। आज हम एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस जो है वो पढ़ेंगे, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अगर हम एक्स लिंक इनहेरिटेंस जो है उसका पैटर्न देखें तो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस जो है उससे टोटल ये डिफरेंट है। एक्स लिंक इनहेरिटेंस जो डोमिनेंट जो इनहेरिटेंस है ये ज्यादा कॉमन है इन फीमेल देन द मेल। आपके पास दो कंडीशंस हैं, पढ़ने से पहले हम इनको देखते हैं क्योंकि इट इज मोर कॉमन इन फीमेल देन द मेल। अगर फीमेल अफेक्टेड है एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेड से तो वन ऑफ देयर डॉटर एंड वन ऑफ देयर सन इज अफेक्टेड, इट मीन इक्वली इफेक्ट होगा मेल और फीमेल के ऊपर। लेकिन अगर मेल अफेक्टेड है यानी कि फादर अफेक्टेड है तो फिर उसकी दोनों डॉटर्स जो होंगी वो अफेक्टेड होंगी, जबकि सन जो है यानी कि मेल जो है वो अनअफेक्टेड रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिजीज है ये फीमेल में कॉमन हुआ है, मेल में ये कम होगी। तो मोर कॉमन इन फीमेल देन द मेल। ऑल डॉटर्स ऑफ एन अफेक्टेड फादर बट नन ऑफ देयर सन आर अफेक्टेड, ये अभी हमने इस वाली कैटेगरी में देखा। और a heterozygous affected mother will pass the trait equally to the half of our son and half of their daughter। इस वाली कंडीशन में हमने ये कंडीशन जो है इसको ऑब्जर्व कर लिया। अब इसकी एक एग्जांपल है जो कि एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेड के तौर पे होती है, और ये रेयर बहुत ही कम हेरिडिटी डिजीज है जिसको हम हाइपोफास्फोटेमिक रेक्टस जो है वो डिजीज कहते हैं। ये रिलेटेड है हेरिडिटी डिजीज। विटामिन डी जो है उसकी डेफिशिएंसी नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, ये हेरिडिटी डिजीज है। होता क्या है कि इस डेफिशिएंसी में विटामिन डी जो है उसकी डेफिशिएंसी तो होती है, लेकिन ये डेफिशिएंसी इसलिए होती है कि जेनेटिक कम्युनिकेशन फेलियर होता है एट मॉलिक्यूलर लेवल के बॉडी में विटामिन डी तो प्रेजेंट है, लेकिन वो जो मैसेज है हेरिडिटी मैसेज जो होता है, जो विटामिन डी जो है बोन्स उसको रिसीव करेंगी वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो कहता है जीन्स इनकोडिंग बोन प्रोटीन्स नेवर रिसीव विटामिन डी मैसेज टू फंक्शन। लिहाजा इस वजह से हम कहते हैं कि ये डिजीज जो है वो टेक प्लेस होगी, और इसमें जो है वो करेक्टरिस्टिक या सिम्टम जो है वो रैकेट्स वाली ही होती हैं, लेकिन ये हाइपोफास्फोटेमिक रैकेट्स जो है उसमें आता है। अब जरा इसका इनहेरिटेंस पैटर्न हम पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस पैटर्न में आप देखें कि जो कैपिटल है डी वो, क्योंकि यह डोमिनेंट है तो लिहाजा जिसमें कैपिटल डी होगा वो अफेक्टेड होगा, और जिसमें स्मॉल डी यानी कि उसका रिसेसिव होगा वो नॉर्मल होगा। तो ये रिवर्स है उसका यानी कि रिसेसिव इनहेरिटेंस का। अब आप यहाँ पे देखें कि जो एक्स है क्योंकि वो डॉटर में जाना है तो लिहाजा डॉटर अफेक्टेड है, और इधर से एक एक्स और इधर से वाई जो है वो मेल में गया तो मेल अफेक्टेड नहीं है। फिर इसके बाद जब फीमेल जो है वो अफेक्टेड हुई यानी कि वो डिजीज हुई तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि अब ये जो मेल है ये नॉर्मल है, लिहाजा जब फीमेल अफेक्टेड होगी तो अभी हमने पढ़ा कि एक सन और एक डॉटर उसकी अफेक्टेड है। ये डॉटर है जिसमें एक्स डी और स्मॉल डी है, और ये मेल है जिसमें एक्स डी कैपिटल डी और वाई है, लिहाजा ये दोनों अफेक्टेड है। एक जो है ये फीमेल है और वो मेल है। इसी तरह से यहाँ पे ये मेल नॉर्मल है और ये फीमेल नॉर्मल है। तो इसीलिए हमने कहा कि ये मोर कॉमन है इन फीमेल और रेयर है इन द मेल। तो ये इसकी एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर मेल अफेक्टेड है तो जो डॉटर्स होंगी वो अफेक्टेड होंगी, और अगर फीमेल अफेक्टेड है तो फिर 50% मेल और 50% फीमेल ऑफस्प्रिंग जो है वो इसके अफेक्टेड होंगे। दूसरे वाई लिंक इनहेरिटेंस। वाई लिंक इनहेरिटेंस जो है ये सिर्फ मेल इससे अफेक्टेड होगा क्योंकि मेलनेस है। हमें पता है कि वाई क्रोमोसोम जो है ये हमेशा फादर टू सन ट्रांसफर होता है, क्योंकि ये मेलनेस इज वाई ट्रेड और ये हमेशा फादर टू सन
कभी भी ये डॉटर में ट्रांसफर नहीं होता, लिहाजा फीमेल कभी भी इसकी वजह से अफेक्टेड नहीं होती। ये शॉर्ट क्रोमोसोम जो कि वाई है, इसके ऊपर आपको पता है इसका ये जो शॉर्ट आर्म है इसके ऊपर SRY जीन है जो कि मेलनेस जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये इस वजह से मेल अफेक्टेड होंगे, फीमेल कोई भी अफेक्टेड नहीं होगी। SRY जीन जो होता है ये सिर्फ मेलनेस जो है उसको प्रोड्यूस करता है। तो जब एक ऑफस्प्रिंग फीटस जो है वो डेवलप करता है और उसके फीटस की डेवलपमेंट जो है वो 6 वीक कंप्लीट हो जाती है विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल, यानी कि प्रेगनेंसी जो है उसके बाद आफ्टर 6 वीक प्रेगनेंसी के जो फीटस है उसके अंदर मेलनेस जो है वो डेवलप करना शुरू हो जाती है। तो ये इसका इनहेरिटेंस पैटर्न है, फीमेल अनअफेक्टेड, मेल अफेक्टेड। अब दोनों नेक्स्ट जो F1 हुई उसमें 2 मेल 2 फीमेल हैं, तो दोनों मेल अफेक्टेड है। फिर ये मेल जो है इसकी मैरिड हुई इस फीमेल के साथ, तो फिर उस सूरत में वंस अगेन ये दोनों जो हैं मेल जो हैं ये अफेक्टेड है इस प्रोजनी के अंदर, और इस प्रोजनी में भी एक मेल अफेक्टेड है और फीमेल जो है वो अनअफेक्टेड है। सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स, ये वो ट्रेड्स हैं जो एक इंडिविजुअल में होते हैं। और ये क्यों एक इंडिविजुअल में होते हैं? क्योंकि ये एनाटॉमिकल डिफरेंस होता है मेल और फीमेल में। जैसे ये कैटल आपको नजर आ रहा है, इसके मेमरी ग्लैंड्स हैं। मेल जो है वो मिल्क प्रोडक्शन नहीं करता, हालांकि मेल में भी जो जीन है मिल्क प्रोडक्शन का वो प्रेजेंट होता है। तो लिहाजा एक सेक्स में ये लिमिटेड होते हैं, दूसरे सेक्स में प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि उसमें फंक्शनल और स्ट्रक्चर डिफरेंस होने की वजह से ये ट्रेड जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है एक। इसमें सेक्स लिंक ट्रेड भी है और कुछ ऑटोसोमल जीन्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं, यानी कि सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स को जो कंट्रोल करते हैं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि जीन फॉर मिल्क यील्ड इन डायरी कैटल अफेक्ट ओनली कॉस्ट, मेल को वो अफेक्ट नहीं करता। ऐसे ही बियर्ड, मूछें जो हैं, दाढ़ी मूछें जो हैं, ये हमेशा मेल में निकलती हैं, फीमेल में नहीं निकलती। दूसरा जो है वो है सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड वो होते हैं जो सेक्स इन्फ्लुएंस की वजह से होते हैं, और ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक जो सेक्स है उसमें ये ज्यादा होते हैं, दूसरे में ये रेयर होते हैं, यानी एक में कॉमन है दूसरे में लेस कॉमन होते हैं। क्योंकि कंट्रोल्ड बाय एलील दैट आर एक्सप्रेस एज डोमिनेंट, एक में ये डोमिनेंट सेक्स में ये जाहिर होते हैं तो दूसरे में ये रिसेसिव के तौर पे जाहिर होते हैं, यानी कि एक में ये डोमिनेंट इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो करते हैं, दूसरे में ये रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न जो है उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है कि हार्मोनल डिफरेंस बिटवीन द सेक्सेस जो है, क्योंकि मेल और फीमेल अगर हम बात करें तो दोनों में हार्मोन जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं, लिहाजा उस वजह से जीन्स का बिहेवियर भी दोनों पैर में डिफरेंट हो जाता है। जैसे पैटर्न बॉल्डनेस है, गंजापन, आप देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है मेल जो है उसका वो अगर डोमिनेंट है, उसमें ये ट्रेड डोमिनेंट है, तो उसमें बी यानी कि कैपिटल बी डोमिनेंट अलील्स प्रेजेंट हैं, या वो हेट्रोजाइगस है फॉर दिस, तो उस सूरत में ये बॉल्ड होगा, मीन गंजा होगा। लेकिन एज कंपेयर टू फीमेल में ये रिसेसिव ट्रेड के तौर पे आता है, तो लिहाजा फीमेल अगर होमोजाइगस रिसेसिव है तो सिर्फ उसी सूरत में वो बॉल्ड होगी, वो गंजी होगी, अदरवाइज वो बॉल्ड नहीं होगी। तो ये इनहेरिटेंस पैटर्न है कि मेल में वो क्या होगा, डोमिनेंट, लिहाजा हेट्रोजाइगस फीमेल जो है वो क्या होगी, वो बॉल्ड नहीं होगी, जबकि होमोजाइगस रिसेसिव जो है वो बॉल्ड होगी ओनली। डायबिटिक, ये शॉर्ट क्वेश्चन से जो हमने अभी तक पढ़े हैं जिसमें वायलिंग ट्रेड्स जो है ये कभी कभार जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। डायबिटीज जो है जिसको हम उर्फे आम में शुगर की बीमारी या शुगर कहते हैं, ये वो डिजीज है जो कि हेरिडिटी भी है और ये इन्वायरमेंटल भी है, वो भी जाके हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स। हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? जो बहुत ज्यादा फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स मिल के काम करते हैं, यानी कि ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो मिल के एलिवेट करते हैं शुगर लेवल इन द बॉडी, जिसकी वजह से हम कहते हैं इसको शुगर होगी। और जब बॉडी में शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है तो रीअब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाती, तो लिहाजा क्या होगा,
कि यूरिन के अंदर जो है वो शुगर प्रेजेंट होती है, इसलिए हम कहते हैं ये डायबिटिक हो गया, इसको डायबिटीज डिजीज होगी। क्योंकि बॉडी जो है वो हार्मोन्स के ना होने की वजह से अनएबल हो जाती है कि वो मेटाबोलाइज कर सके ब्लड शुगर को और उसको लेवल को कम कर सके। डायबिटिक जो है अगर ये कंटिन्यू रहता है तो उस सूरत में क्या होगा, किडनी फेलियर हो सकता है, अडल्ट बॉल्डनेस यानी कि अंधापन हो सकता है, लोअर लिम्ब एम्पुटेशन मीन जो बाजू है या लोअर लिम्ब्स जो है हमारे अमूमन जो फुट होता है और टांगे हैं नीचे जो है उनका लोअर पोर्शन जो है वो अफेक्ट हो जाता है, फिर उसको काटना ही पड़ता है। और हार्ट डिजीज हैं वो मेन इनकी सिम्टम्स हैं। अगर हम देखें डायबिटीज तो दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं टाइप 1 जो कि IDDM या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस जो है, दूसरी जो है दैट इज टाइप 2 जो कहलाती है NIDDM या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इसका मतलब क्या है, इसको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। टाइप 1 जो है अगर उसकी हम बात कर लें तो इसको हम कहते हैं जेवेनाइल डायबिटीज, मीन ये 40 साल से पहले पहले होती है, 40 ईयर से पहले होती है। और ये क्यों होती है, दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ पैंक्रियाटिक हार्मोन। इंसुलिन एक हार्मोन है बॉडी के अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इंसुलिन क्या करता है, ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, उसकी कंजम्पशन को बढ़ाता है, उसकी मेटाबॉलिज्म करता है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम हो जाए तो ग्लूकोज की जो मेटाबॉलिज्म रूटीन और उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो कम हो जाती है। तो इस वजह से फिर हम उसको कहते हैं कि ये टाइप 1 है। टाइप 1 जो है बेसिकली ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है कि बॉडी के अपने ही सेल बैक फायर करते हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बैक फायर करता है और जो सेल्स होते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय कर देता है जिन्होंने हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे ही इस केस में भी होता है कि हमारी बॉडी जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आती है, इम्यून सिस्टम जो है वो बैकफायर करता है और मैन्युफैक्चर ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट बॉडीज ओन सेल, और अपनी ही बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट वो एंटी बॉडी बनाता है। और वो एंटीबॉडी क्या करती है, वो जाके उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं पैंक्रियाज के जिन्होंने इंसुलिन प्रोड्यूस करनी होती है। और वो सेल कौन से होते हैं, वो बीटा सेल्स होते हैं जो कि पैंक्रियाज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लिहाजा इम्यून रिस्पॉन्स जो है टी सेल्स जो हैं वो जाके उनके ऊपर अटैक करते हैं पैंक्रियाज के ऊपर, और इस तरीके से बीटा सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है या फिर वो प्रोडक्शन होती ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें एक्सोजीनियसली मीन बाहर से जो इंसुलिन है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो ये तो उसकी रीजंस हैं। अब आ जाए इसकी जेनेटिक बेसिस क्या है। इस डिजीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसकी जेनेटिक बेसिस कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले इंसुलिन जो है वो 11 नंबर जो क्रोमोसोम है हमारा, उसके ऊपर इसका जीन जो है वो लोकेटेड है। पॉलीमॉर्फिज्म और जेनेटिक वेरिएशन, यानी कि उसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म हुई और जेनेटिक वेरिएशन के रिजल्ट में जो इसका लोकस था जो कि डायबिटीज टाइप 1 ससेप्टिबिलिटी के लिए प्रेजेंट था, वो उसमें चेंज आती है। बट टुडे अब हम ये समझते हैं, यानी कि ये तो होगी इसकी जेनेटिक बेसिस के पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है, जेनेटिक वेरिएशंस हो जाती हैं लोकस के अंदर, जो फिर डायबिटीज टाइप 1 जो है उसकी बायस बनता है। ससेप्टिबिलिटी का मतलब उसका बायस बनता है जिससे ये डिजीज होती है। दूसरा जो अब आजकल हम समझते हैं या आजकल जो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये सिंगल रिसेसिव ट्रेट का ही इफेक्ट नहीं है, रेदर इट इज मल्टी फैक्टरल इनहेरिटेंस, कि ये मल्टी फैक्टरल है क्योंकि इसमें पॉलीजेनिक विद एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, जो हमने पहले भी बात की थी कि इसमें एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी शामिल है। लिहाजा इसमें सेवरल एलील्स, बहुत सारे एलील्स इसमें शामिल हैं, एसोसिएटेड हैं, इस डिजीज के साथ रिलेटेड हैं। तो ये इसका जेनेटिक बेसिस था। अब आ जाए डायबिटीज लेटेस्ट टाइप 2 जिसको हम NIDDM, क्योंकि ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है,
असल में इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है उसमें इंसुलिन तो रूटीन में प्रोड्यूस हो रही होती है, लेकिन बॉडी के सेल्स जो है वो इंसुलिन को जो है रिस्पॉन्स नहीं करते। और ये 90% ऑफ ऑल डायबिटिक पेशेंट में, यानी कि इसकी जो रेशो है वो 90% है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस की। इसमें क्या होता है कि एंडोजीनियसली मैंने आपको कहा कि इंसुलिन तो प्रोड्यूस होती है, लेकिन सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्स नहीं करते, क्योंकि सेल्स जो हैं वो ब्लड से ग्लूकोज को अपटेक करने नहीं करते, और एक किस्म का वो रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उनमें डेवलप हो जाती है। और इस इंसुलिन डेवलपमेंट होने की वजह से वो सेल्स जो हैं वो ग्लूकोज को अपटेक नहीं कर पाते। ये अमूमन 40 इयर्स के बाद होती है, यानी कि ओवर 40 इयर्स में ये कॉमन डिजीज है। और इसकी एक सबसे इम्पोर्टेंट वजह जो है वो ओबिसिटी है, मोटापा जिसको हम कहते हैं, चर्बी चढ़ जाना। चर्बी जो है वो बॉडी में जब ज्यादा हो जाती है, फैट्स, तो फिर सेल्स जो हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं टू अपटेक द ग्लूकोज। अब इसी में जो डायबिटीज है इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रही है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम एक्सरसाइज करें, ओबिसिटी को रिड्यूस करें, इनडायरेक्टली इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, डाइट जो है उसको इम्प्रूव करते हैं, और रूटीन में अपना वेट जो है उसको कम कर लेते हैं, तो फिर हमारी बॉडी जो है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है, और ग्लूकोज टॉलरेंस लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ साथ एक और डिजीज है जिसमें कि है तो वो इसी की टाइप, जो कि 2 to 5% लोगों को होती है। ये बिफोर 25 ईयर्स ऑफ एज होती है, जिसको मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग, या MODY। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत दफा आता है, समटाइम तो सिंपल एब्रीवेशन ही आ जाता है। ये जो डिजीज है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेड की वजह से है। किसकी वजह से है? ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेड जो जीन है उसकी वजह से है, क्योंकि 50% ऑफ केसेस ऑफ MODY जो हैं वो इस वजह से होते हैं कि म्यूटेशन होती है जीन के अंदर, और म्यूटेशन के रिजल्ट में किस में म्यूटेशन होती है? ग्लूकोकाइनेज जीन। ये जो ग्लूकोकाइनेज जीन है ये ग्लाइकोलाइसिस का पहला जो स्टेप है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं बनेगा, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस यानी कि ग्लूकोज की अपटेक जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। तो इस जीन ने ग्लूकोकाइनेज एंजाइम जो है वो बनाना होता है इस जीन ने, और ये जो एंजाइम है ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इन पैंक्रियाज, और फिर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो अगर उसमें म्यूटेशन हो जाएगी तो फिर वो काम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो MODY may be caused due to the mutation in any 4 other genes। ना सिर्फ उसके अंदर बल्कि और भी 4 अदर जीन्स हैं जो इसके ऊपर जो है डिपेंड कर रहे हैं, जिसमें कहता है कि अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो इन पैंक्रियाज जो है उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं होगी इन 4 जीन के अंदर म्यूटेशन की वजह से या किसी और वजह से, तो फिर अफेक्ट भी होगा, क्योंकि for other genes which encoded transcription factor involved in pancreatic development and insulin regulation। क्योंकि ये 25 ईयर से पहले हो रही है, तो वो फैक्टर्स जो पैंक्रियाज को डेवलप कर रहे हैं उनकी डेवलपमेंट और इंसुलिन रेगुलेशन के रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर उनमें भी इफेक्ट होगा तो तब भी इंसुलिन प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इसी तरह से आजकल कहा जाता है कि ये जो 4 MODY genes हैं do not play any significant role in adult onset type 2। यानी कि इनका ये याद रखना है कि इन 4 जीन्स का अडल्ट जो जिसको हम NIDDM कहते हैं, यानी कि टाइप 2 जो एक्चुअल टाइप 2 है जो 40s के बाद होती है, उसमें इन जीन का कोई रोल
नहीं होता। ये चीज जो है वो आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर एक और एग्जांपल है मल्टी फैक्टरल ट्रेड की, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है इसमें आपको पता है कि एक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है जो कि इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होता है, तमाम के तमाम इंडिविजुअल्स में। कि हार्ट जब प्रेशर डालता है तो सिस्टोलिक प्रेशर है, और हार्ट जब रिलैक्स करता है तो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो ये अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो है वो ट्रांसफर होता है। तो कोरिलेशन जो है वो है पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के दरमियान में ब्लड प्रेशर की सूरत में। इसलिए कहा जाता है कि अगर पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर है या पेरेंट्स में शुगर है तो वो आगे बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट है, हमारी इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्लड प्रेशर और शुगर की बाइस, या काम की ज्यादती, स्ट्रेस लेना, डिप्रेशन का होना, फाइनेंशियल डिप्रेशन, सोसाइटी का डिप्रेशन, ये सारे डिप्रेशन जो हैं, ये सारे स्ट्रेस जो हैं, ये बॉडी को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक्टिवेट करते हैं कि वो डायबिटिक और इसकी डिजीज जो है, यानी कि जीन्स को आप कह लें कि एक किस्म का बूस्टर प्रोवाइड करते हैं जिससे ये बीमारियां होती हैं। तो ब्लड प्रेशर भी इन्फ्लुएंस होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर से, सच एज डाइट, स्ट्रेस, टेंशन वगैरह, जैसा कि डायबिटिक पेशेंट जो है वो होता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश हो खुरम रखे और जिंदगी में खुशियां अता करे।